नमस्ते मित्रों, मेरा नाम उमेश है और मैं एक शराबी हूँ। हाय उमेश और भाई। हाय 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 उमेश भाई। हाय एवरीबॉडी। भगवान की असीम कृपा आप लोगों का साथ, निरंतर मीटिंग और फेलोशिप की ताकत, जिस वजह से मैं शराब के जहरीले गुण से दूर हूँ और एक एक दिन के आधार पर एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मित्रों, लगभग 17-18 साल का रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म झेल के आखिरी की अवस्था में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में लाया था और सब कुछ खो चुका था, कुछ नहीं बचा था। मैं थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूंगा जिस दिन मैं पहले दिन अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आया था। इस समय मैं मीटिंग में आया था तो नजरें झुकी हुई थी। मैं किसी से आंख भी नहीं मिला सकता था और बात करने की तो बहुत दूर की बात है। और उतना देर तक मुझसे बैठना भी नहीं जा रहा था। बार बार वो मीटिंग हो रही थी, शराब के ख्यालात आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये कब मीटिंग खत्म होगा और मैं जाके शराब लूं। मीटिंग खत्म हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद सब भाई लोग मेरे पास और जो प्यार मुझे मिला, वो प्यार ही मुझे वो अल्कोहलिक एनोनिमस के कमरों में दोबारा लाने के लिए पर्याप्त। तो मित्रों, आखिरी के समय में इस तरह का जो प्यार है वो मुझे नहीं मिला था। जो मेरे सगे चाहने वाले मित्र वगैरह जो थे, उन्होंने बहुत घृणा की थी। मैं सबके लिए एक नासुर बन चुका था। हर कोई चाहता था कि ये जितना जल्दी मर जाए उतना अच्छा है। और ये जो प्यार था, ये प्यार ही मुझे दोबारा अल्कोहलिक एनोनिमस के कमरों में लाया। मैं आता गया और यहाँ पे आते समय मुझे एक भाई ने बोला था कि भाई तू 90 मीटिंग 90 दिन कर, और जो जिंदगी अभी तू जी रहा है उससे बेहतर जिंदगी तुझे जीने के लिए मिलेगी। तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आता गया। और अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं जब आया तो अच्छे दोस्तों के साथ रहना, वो समय व्यतीत करना, मीटिंग में जाना, जिस वजह से मेरी शराब रुक गई थी। ये कैसे क्या हुआ, ये मुझे शुरुआत के दिनों में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर में जाने के बाद मुझे शराब पीने की जरूरत नहीं महसूस हुई। और दूसरी बात, जो पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रहा था, वो झेलने की जो ताकत थी शुरुआती दिनों में, ये अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग की वजह से मुझे मिली। 4-5 दिन के बाद खाना वगैरह सब जाने लगा और थोड़ी हालत जो थी वो सुधारने लगी थी। और धीरे धीरे मीटिंग को मैं समझने लगा। तो उस समय जहाँ पे ये विषय शेयर हो रहे थे और अनुभव जो शेयर हो रहे थे, उस माध्यम से कहीं ना कहीं मेरा अल्कोहलिज्म और मेरा जो भूतकाल है, जो मैंने शराबियत की वजह से जो सब ये प्रसंग जो झेला था अपनी जिंदगी में, वो एक आईने की तरह मेरे सामने आ। और उस समय अंदर से आवाज आई थी कि यस, आई एम नॉट डिफरेंट, मैं भी इन्हीं की तरह हूँ। और मैं मीटिंग में आने लगा। तो जब मैं मीटिंग में आने के बाद अपने गत आयुष्य को मैं जब झांक के देखता हूँ ना मित्रों, तो मैं शुरुआत के दिनों में तो मैं शराबी नहीं था। लेकिन जो मेरा स्वभाव जो था, वो स्वभाव काफी विचित्र था मित्र। मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। पिताजी अध्यापक थे, दादाजी की खेती बाड़ी सब ऑल इज वेल था। मैं पढ़ाई में भी काफी होशियार था और मुझे हमेशा क्लास में अच्छा नंबर वगैरह आता था, खेलकूद में भी अच्छा था। तो मेरे परिवार की जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो काफी बढ़ गई थी। मेरे पिताजी को हमेशा लगता था कि ये बड़ा होके कुछ ना कुछ जरूर करेगा, ये हमारे घर का नाम रोशन करेगा। और ये जो एक्सपेक्टेशन जब वो जाहिर करते थे ना मित्रों, तो मेरा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता था। और वो ही आत्मविश्वास कब मेरे अति आत्मविश्वास, जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस में गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। और फिर मेरा जो अहंकार वगैरह जो है वो बढ़ने लगा। मैं सबसे बेहतर अपने आप को मानने लगा। और मित्रों, मैं जिस दिशा में मुझे जाना चाहिए था, उस दिशा से ही भटक गया था। मेरे अंदर वो ग्रैंडोसिटी आई, मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही होना चाहिए। अगर कोई मुझसे आगे निकलने का कोशिश कर रहा है तो उसके बारे में मुझे गुस्सा आता था, मैं उसका बहुत ही रिजाइमेंट पालता था अपने अंदर। खेलकूद में भी मैं वैसा ही था। खेलकूद में भी हर बार मैं जीतना चाहिए, यानी हार मुझे हजम ही नहीं होती। तो मैं अपने उस जीवन में पूरी तरह से दिशा से भटक चुका था। और एक ऐसा वाक्य हुआ जहाँ पे मैं सवर ही नहीं सका था फिर, कि अचानक पिताजी का देहांत हो गया।
और पिताजी का देहांत होने के बाद मैं घर का बड़ा था, तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज था कि मुझे बाकी परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए था, माँ की तरफ, भाइयों की तरफ। लेकिन मैंने सोचा कि जिस शहर में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, वहां पे मुझे नहीं रहना है, और मैं सीधा वहां से अपने जो पितृ गांव है, वो पितृ गांव आया, वो खेती बाड़ी संभालने लगा, और साथ ही साथ अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया। तो खेती बाड़ी, साथ में पढ़ाई, ये सब जारी था, और पैसे की भी अच्छी आमदनी हो रही थी खेती बाड़ी से, और सब व्यवहार मेरी तरफ था। और माँ भी मुझे समय समय पे पैसा भेजा करती थी। तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरे अंदर फिर से वही ग्रेटोसिटी कि मुझे सब चीजें आसानी से मिल जाती है, लेकिन मैं अपनी जो मुख्य जिम्मेदारी है उससे भटक चुका था। कि पिताजी ने वो ख्वाब मेरे बारे में रखे थे कि ये एक दिन कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, अपने घराने का नाम रोशन करेंगे। तो ये मेरी मंजिल थी ना मित्रों, ये मंजिल से मैं भटक चुका था, मैं पूरा दिशाहीन हो चुका था। मेरे जिंदगी का मैं यानी जो एम्बिशन है, वो एम्बिशन को भी मैं भूल चुका था। बस मैं एक ऐसे नाम मात्र के लिए ऐसी पढ़ाई करना, वो खेती बाड़ी करना, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा जो संगत है वो अजब वो गरीब लोगों के साथ होने लगा, और फिर हाथ में शराब आई थी। वो उसके लिए मेरा स्वभाव ही काफी जिम्मेदार है। जब शराब पिया तो उस समय ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं आगे चल के कुछ एक बड़ा अल्कोहलिक बनूंगा, या शराब की वजह से मेरा ये बेहाल हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचा था। तो वो शराब जो लिया था, वो शराब मुझे बार बार मिलना चाहिए ऐसा लगने लगा था, क्योंकि वो शराब से मुझे बहुत किक मिला था, वो आनंद ही अलग था। और फिर क्या हुआ, वो शराब जो अच्छी लग रही थी, वो उसकी एक आदत बन गई। एक समय पे मैं शराब पिया करता था, अच्छा एंजॉय करता था, दोस्तों के साथ बार में जाना, पब में जाना, अच्छी क्वालिटी के पीना। लेकिन ये आदत जो है ना, धीरे धीरे ये फिजिकल एलर्जी में कन्वर्ट हुआ। यानी मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकता था, हर बार वो शराब का ख्याल आता था। नहीं मिलता था शराब तो ऐसा लगता था कि जिंदगी में कुछ तो भी खालीपन। और जब ये शराब बढ़ी, तो ये फिर सुबह कैसी आई, दोपहर को कैसी आई, शाम को कैसी आई, कुछ पता नहीं चला। और इसका जो परिणाम है, मेरे व्यवसाय क्षेत्र में भी होने लगा, पढ़ाई में भी होने लगा। तो कैसे तैसे मैंने पढ़ाई पूरी की, फिर ये शराब का प्रोग्रेशन ऐसा ही जारी रहा। और क्या हुआ कि भगवान की कृपा से मुझे एक अच्छी स्कूल में जॉब भी मिली, परमानेंट। मैं गवर्नमेंट स्कूल में एक अध्यापक की हैसियत से जा रहा था, सब कुछ आलिजमेल था। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मेरे घर में मेरा दूसरा भाई भी नौकरी पे लग गया था, वो भी पिताजी के जगह पे अनुकंपा पे लगा। अब एक घर में जब दो भाई नौकरी पे लगते हैं तो वो घर का वातावरण काफी प्रफुल्लित होना चाहिए। लेकिन उस समय जहाँ पे मैं गवर्नमेंट स्कूल में था, मेरा शराब का प्रोग्रेशन ज्यादा बढ़ गया था। तो शाम के समय में जब मैं नौकरी पे, सुबह मैं नौकरी में जाता था, शाम को वही गांव में जब ठहरता था, तो मेरे घर के लोग काफी चिंतित रहा करते थे, क्योंकि मैं शाम को बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीता था। और परिणाम यूं हुआ कि मेरा वहां पे भी जो सहकर्मी जो लोग हैं, उनके साथ यानी शिकायतें आने चालू हो गए, उनके साथ पटना बंद हो गया। और कई मौके पे जो इंस्पेक्शन के लिए अधिकारी लोग आते थे, तो उनके साथ भी दो दो बातें होने लगी, और मजबूरन मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा था। और जब मैंने वहां से टर्मिनेट किया गया, तो मुझे ऐसा लगने लगा है, दुनिया इतने से में खत्म नहीं होती, मैं लात मारूंगा, पानी निकालूंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा। और फिर आगे का प्रयास जारी, नागपुर जाना, आगे पढ़ाई करना, फिर पीजी, फिर वो पीएचडी को नंबर लगना। ये मैं अपने कैरियर में अच्छा एक एजुकेशन हासिल करने के लिए एक दौड़, ये खुद के साथ ही मैं रेस के लिए निकला था। और फिर वही दोबारा फिर से मैं दिशा की, यानी जो अच्छी दिशा पकड़ना चाहिए था, वो अच्छी दिशा से मैं पूरा भटक गया था। तो मैं किस्मत वाला था कि कैसे तैसे शादी वादी हो गई। और फिर भी इतना कुछ होने के बाद, शराबियत के वजह से परिवार दुखी, चिंतित होने के बाद, एक नौकरी भी छूटने के बाद शादी हुई, फिर से कुछ खुशियां हासिल हुई, एक अच्छे जगह पे जॉब मिला, ट्यूशन क्लासेस मैंने खुद के और चालू किया।
और बहुत ज्यादा मैं मेहनत करता था। तो पैसे का जो स्रोत है वो ज्यादा बढ़ने लगा, और पैसा जैसे जैसे आने लगा तो मेरे दोस्त बढ़ने लगे। उनके साथ फिर वो शराब जो पीना है, पीने का ढंग वो भी बदल गया। तो शुरुआत में उनके साथ भी मैं अच्छी खासी जगह पे जाता था, एसी डीसी पब में जाना, कार से घूमना, आलीशान जिंदगी जिया करता था। लेकिन मेरे शराब पीने की वजह से मेरे दोस्तों को तकलीफ होने लगी, क्योंकि मेरा पीना जो था अटपटांग पीना था। शराब के नशे में मैं किसी को कुछ भी बोल देता था, और जिस वजह से मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ के चले। और वो जिंदगी में जो खालीपन था, वो खालीपन व्यतीत करने के लिए मैं और ज्यादा शराब पिया करता। और मैं भटक चुका था पूरा, कि मेरे घर में मेरा बीबी है, मेरा बच्ची है, उनके बारे में जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं न्याय नहीं कर पा रहा था। सिर्फ उनकी खाली जो बेसिक रिक्वायरमेंट जरूरतें है वो ही पूरी करता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मेरे परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनको जो प्यार के वो हकदार है वो प्यार उन्हें मिलना चाहिए। तो ये सब नहीं कर पाता था, और शराब के नशे में ज्यादातर धुत रहने की वजह से मेरे जो जॉब है, मेरा व्यवसायिक क्षेत्र है, वहां पे परिणाम होने लगा। और फिर वो समय जल्द आया कि मैं दोनों जगह से फिर से वही दहलीज पे खड़ा हो गया, जहां पे मेरे लिए कोई काम नहीं बचा। और फिर वहां से मैं लोगों से कर्जे लेना, फिर सास ससुर से पैसे लेना, अपनी माँ से झूठ बोलना, बेटी का तबीयत खराब है, घर मालक का किराया देना है, उसके स्कूल में फीस भरना है, ये सब झूठ बोल के जो नैतिकता का अधपतन हमें बताया गया, तो उस तहत ये सब काम करना। तो शराब की वजह से मेरी दशा इतनी खराब हो गई कि मैं कुछ करने के लायक नहीं बचा था। और लगने लगा कि अब शरीर खराब हो रहा है, और मेरे जो सामाजिक जो संबंध है वो भी खराब हो रहे। और महत्वपूर्ण बात जो थी, पारिवारिक जो संबंध थे वो काफी खराब हो चुके थे, क्योंकि मैं घर में बिल्कुल ही समय नहीं बिताता। रात को जब मैं आता था तो मेरे घर के लोग सोए हुए रहते थे, मैं रात भर उल्लू की तरह जागता रहता था। और जब वो सवेरे उठते थे तो मैं सवेरे शराब पी के पूरा दिन भर शराब के नशे में धूत रहता था। तो शराब ने मेरी जो अवदशा है बहुत ही खराब कर दी थी। और फिर उस समय लगने लगा था कि फिर से मुझे खड़ा होना चाहिए यार, ये बहुत बेकार कर रहा हूं मैं मुझे बहुत अपने परिवार के बारे में ही दया आती थी। उनको देख के ऐसा एक पल आता था कि लगता था यार मैं इनके ऊपर बहुत जुल्म कर रहा हूं। तो मुझे एक अच्छा बाप बनना चाहिए, एक अच्छा पति बनना चाहिए। तो मैं इस दिशा में अपने जो कदम है वो शुरुआत करता था, और एक निर्णय लेता था खुद के साथ, नहीं, अब मुझे शराब नहीं पीना है, मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना है। और ये खुद से लिया हुआ एक हॉनेस्टली डिसीजन लेता था कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। और उसमें मुझे एक अच्छा सक्सेस भी मिलता था। महीना 2 महीना मैं शराब से दूरी हासिल करता था। और फिर एक ऐसा पल आ जाता था कि वहां पे खुशी बोलो या गम बोलो, या फिर वो अट्रैक्शन, इतने दिन तो मैंने शराब नहीं पी, अब थोड़ी पिया तो क्या फर्क पड़ता है। और वो शराब पीने निकलता था कि थोड़ी सी पीऊंगा, पहली की तरह नहीं पीना है, बीबी को शक भी नहीं होगा। लेकिन वही फिर जहां पे मैं शराब को छोड़ आया था, वही दिशा में ऐसी शराब चालू होती थी जिसे रोकना मेरे बस में नहीं होता था। क्वार्टर पे क्वार्टर में शराब पिया करता था, और वही नशे में पूरा धूत होके परिवार की वो विडंबना, परिवार के साथ झगड़े, सामाजिक क्षेत्र में वो मेरी ऐसी तैसी होना, ये सब चीजें होती थी। और फिर मैं एक ऐसे जनरेशन में जा गिरा था जहाँ पे लोगों ने ठुकराए लोगों के साथ मैं रहने लगा, कहीं पे भी गुमनाम जिंदगी जी रहा था। और लगने लगा था कि ये जगह बहुत खराब है, चलो कुछ अच्छी जगह पे चलते हैं जहाँ पे मेरी शराब रुक सकती है। और फिर मैं सोचता था कि अभी नागपुर में तो अच्छे लोग रहे नहीं, तो मैं दूसरी जगह पे जॉब की तलाश जारी रखा। भगवान की कृपा से मुझे राजस्थान में एक अच्छी जगह पे जॉब ऑफर हुआ। अब राजस्थान में जब मैं गया तो वहां पे तो कोई नहीं पहचानता था मुझे,
वहां पे किसी लोगों को मेरा अल्कोहलिज्म मालूम नहीं था। तो अब वहां पे मुझे अपनी जिंदगी की एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। तो मुझे सही दिशा में अपनी जिंदगी के जो आगे के कदम है वो जारी रखना चाहिए था। तो वहां पे मैं अपने आप को रोक पाता था। 2 या 3 महीने मैंने शराब नहीं पिया, लेकिन एक ऐसा समय आया कि लगा यार चलो थोड़ी पिया जाए। और जब मैं पीने गया तो वही अल्कोहलिज्म जो मैं महाराष्ट्र में जिस तरह से पीता था उसी तरह से मैं राजस्थान में पीता पीता रहता था। तो वहां से भी बहुत बड़ी लंबी कहानी है मित्रों। मैं राजस्थान से जब नागपुर के लिए निकलता था ना, मेरे पास वो पूरा टिकट, रेलवे का टिकट रहता था। लेकिन ये फिजिकल एलर्जी, ये ऐसा एक पार्ट है कि मैं राजस्थान से शराब पी के जब निकलता था और रास्ते में वो शराब का नशा कम हो जाता था और ऐसा लगता था कि अब मुझे शराब मिलना चाहिए। मैं शराब, बगैर शराब के मैं आगे का रास्ता मैं तय नहीं कर पाऊंगा, मैं ये ट्रेन में भी नहीं बैठ सकता। और वहां पे एक ऐसा स्टेशन आता था, मुझे याद है, वो रतलाम रेलवे स्टेशन है भाई। वो रतलाम रेलवे स्टेशन पे बाहर निकलना, बाहर निकल के फिर वहां पे जाके शराब पीना। जिस जिस ट्रेन से मुझे सफर आगे जारी रखना था वो ट्रेन मेरे हाथ से छूट जाती। वहां से इंदौर जाना, इंदौर में भी वही शराब का परचम लहराना, गली गली घूमना, शराब पीना, वहां से फिर भोपाल जाना। और जो मेरा ट्रैवलिंग 12 या 13 घंटे में वो पूरा होना चाहिए था, तो मैं रात भर वो भोपाल में रह जाता था। यानी मैं अपने उद्देश्य में भटक चुका था, पूरा दिशाहीन हो चुका था। और ये शराबियत में रहने की वजह से मेरी जो दशा है ना वो काफी खराब हो गई थी। राजस्थान में मुझे जॉब से वहां से टर्मिनेट कर दिया गया था। बहुत बेइज्जती और जिल्लत, ऐसा जिल्लत करके वहां से निकाल दिया गया था कि मित्रों, इतना आज जब वो बातों की तरफ मेरा याद आता है ना तो ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं और अपने आप पे इतनी गुस्सा आती है। लेकिन मित्रों, वहां से जब मैं निकाला गया तो मैं डायरेक्ट अपने गांव नहीं आया था। मैं वहां पे एक होटल में रूम लिया। जिन लोगों ने मेरे साथ ये बर्ताव किया उनके साथ मैं रिजाइनमेंट पालने लगा, उनको फोन करके गाली गलौज करने लगा था। और वहां पे मैं वो भीलवाड़ा का रेलवे स्टेशन, जहाँ पे बाहर, जब पहले होटल में था तब जब तक पैसे थे तब तक सब ठीक था। लेकिन जब पैसे खत्म हुए तो पागलों के भांति मैं वो भीलवाड़ा के रेलवे स्टेशन पे बाहर सोया था मित्रों। और वो शराब का क्रेविंग ऐसे आता था कि अब जी यानी ऐसा निकल जाए ऐसा लगता था। और फिर लगने लगा था कि शराब नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तो भाई माँ को फोन करता था और माँ को बोलता था कि मुझे थोड़ा काम है, कुछ पैसे भेज। माँ बोलती थी कि घर में कोई नहीं है बैंक जाने के लिए, अभी तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तुझे पैसा भेजेंगे, तू शराब ही पिएगा। और माँ का ये शब्द सुन के लगने लगा माँ भी पैसा भेजेंगी नहीं। तो शराब पीने के लिए एक पढ़े लिखे आदमी का, जो अच्छी जगह पे पहले हुआ करता था, बड़ी बड़ी दुआइयां दिया करता था, तो मैं वो निम्न स्तर का एक काम करने निकल गया था। देखो, एक ऐसा ही एक गोडाउन था जहाँ पे माल ढोने का काम चालू था। एक ऐसा ट्रक था, ट्रक में वो बोरी ढोने का काम चालू था। मैं गया वहां पे, मैंने बोला कि मुझे मेरे गांव जाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे देना। मालक तैयार हो गया और मैं वो काम करूंगा ही। उतने में ही उतने में ही मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया कि 5,000 रुपीज इज क्रेडिटेड ऑन योर अकाउंट। मुझे काफी खुशी हुई, चलो माँ की ममता जाग गई, पैसा आ गया। मैंने वो काम छोड़ दिया बीच में और जाके शराब पिया। वो शराब इतनी पिया, फिर अनकॉन्शियस। बड़े मुश्किल से मैं नागपुर आया था मित्रों उस समय। और रास्ते में मैंने क्या क्या ऐसे कृत्य किए होंगे मैं बयां नहीं कर सकता मित्रों। मैं आज भी जब पूछता हूँ ना मेरे घर वालों को, मेरी बीवी को वगैरह, वो हमेशा बोलती है कि आप राजस्थान से यहाँ पे जिंदा है ना, बोले यही बहुत बड़ी बात है बोले।
तो आप सोचिए मेरा अल्कोहलिज्म किस प्रकार का होगा। वहां पे आने के बाद भी मेरी और शराब की जंग खत्म नहीं हुई, मुझे शराब से दूरी नहीं मिल पाती थी। उल्टा वो शराब जो थी वो बढ़ चुकी थी, जो प्रोग्रेसिव ऑफ डिसीज बोला गया है। जिंदगी के सारे दर्द, पीड़ा, तकलीफ सब सहन करने के बाद, सारे रिश्ते, नाते तार तार करने के बाद भी मेरी शराब नहीं रुक पा रही थी। उल्टा मैं शराब पीने के लिए अपने से निम्न दर्जा का काम करने लगा था। नागपुर में जो फ्लाईओवर्स वगैरह जो है, जो यहाँ पे मेट्रो का संचालन वगैरह होता है ना मित्रों, वो मेट्रो के काम पे मैं गया था एज अ स्टोर कीपर करके। आज गिल्ट फील होता है आज कि मैं ऐसी जगह पे भी काम किया था जहाँ की जो भी आमदनी मिलती थी वो पैसों से शराब पीता था। घर वालों की जरूरतें मैं पूरी नहीं कर पाता था। तो अब हुआ यूं, परिवार एकदम बहुत दर्द पीड़ा सहन करने के बाद मैं उनके लिए ना के बराबर था। और वो घर में वो मारपीट, वो वातावरण जो था बहुत दुखमय वातावरण था। तो उस वजह से काफी परेशान थे घर के लोग। और मुझे ऐसा भी लगने लग रहा था कि यार अपने को सुधरने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो एक बार मैं वहां से निकला नागपुर से, और एक इंटरव्यू के बहाने मैं निकला था। मेरे साथ कुछ कपड़े थे, मेरे मेरे जेब में मोबाइल और कुछ पैसे थे, और मेरी सारी डिग्रियां थी वहां पे। तो हुआ यूं, रास्ते में मैंने शराब पिया और अनजान लोगों के साथ शराब पिया। और जब आंख खुली तो अपने आप को पाया कि मैं फुटपाथ पे लावारिसों की तरह मैं पड़ा हूं। मेरी कपड़े की बैग नहीं है, मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे जेब में पैसे नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। यहाँ तक कि उन चोरों ने मेरे पास चप्पल तक नहीं रखे थे मित्रों। नंगे पैर दूसरों से भीख मांग के, याचना करके मैं जब अपने घर आया तो ऐसा झगड़ा हुआ बीवी के साथ कि बहुत गाली गलौज हुआ। मोहल्ले वालों ने भी मुझे बहुत भला बुरा कहा, सास ससुर भी आए थे, उन्होंने भी इतना अपमानित किया कि मेरी बीबी ने तो मेरे सारे बचे खुचे जो कपड़े थे वो नीचे फेंक दी और बोली कि तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। वहां से मैं फिर अपमानित होके अपने घर से जब बाहर निकला तो अपने गांव गया। वहां पे भी मेरी माँ ने मुझे नहीं रखा ज्यादा दिन, और मैं ब्रह्मपुरी नाम के शहर में उन्होंने लाके रख दिया। महीने का कुछ पैसा देते थे, तुझे क्या करना है तू कर, तुझे अपने लिए जॉब ढूंढना है या खेती बाड़ी करना है। तो मैं उसी शहर में फिर दोबारा आया था, जिस शहर में मैंने शराब का पहला घूट, जहरीला घूट बोलते मेरी जहां पे शराब शुरू हुई थी, उसी शहर में आया था। और इस बार बहुत खुश था कि अब मुझे रोकने वाला ठोकने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हुआ। और वहां पे क्या हुआ मित्रों, ये जब मैं शराब पीता था तो मेरे परिवार की मुझे बहुत याद आती थी। ये अकेलापन मुझे खाने दौड़ता था, और फिर ये अकेलापन मुझे ज्यादा परेशान ना करे, इसलिए मैं कई लोगों के साथ दोस्ती बनाता था। वो तो निम्न दर्जा के लोगों के साथ मेरा रहना, उठना बैठना, उनके झूठे ग्लासों में शराब पीना, ये सब जारी था। तो ये इतनी हालत खराब हो चुकी थी कि मेरी जो दशा बोलते हैं ना, काफी बदतर हो चुकी थी मित्रों। मैं अच्छे लोगों के संगति से बहुत दूर चला गया था, और शराब की वजह से मेरे अंदर अच्छे संस्कार है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरा समाज के प्रति कुछ दायित्व है, मेरी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर भगवान ने जो मुझे शरीर दिया है वो शरीर को संभालना, एक फिर से अच्छा आदमी बनना, ये सब चीजें भूल चुका था। और मैं धीरे धीरे अपनी जो दशा है उस दशा को मौत के करीब खुद ही ढकल रहा था, और पूरी तरह से मैं मौत के गिरफ्त में आ चुका था। अब यहाँ पे ऐसा लोगों को लगने लगा था कि ये मरने वाला है। तो मेरी माँ को फोन पे बताया जाता था कि तुम्हारे उमेश की तबीयत बहुत खराब है।
माँ फिर से ब्रह्मपुरी आती थी, सोचती थी कि कुछ दिन इसके पास रहूंगी, इसको कुछ अच्छा खाना वाना खिलाऊंगी तो हो सकता है ये फिर से अच्छा जीने को लग जाए। माँ आती थी, अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह पहनाने देना, या वो घर में बहुत सारे तरह तरह के पकवान बनाती थी कि सोचती थी कि इसे खिलाऊंगी, हाँ ये वो खाने के बाद इसे अच्छा महसूस होगा, फिर से एक अच्छी जिंदगी जीना चालू करेगा। तो माँ पकवान बनाती थी ना मित्रों, वो मैं बगैर शराब के मेरे अंदर ही वो निवाला नहीं जाता और मैं माँ पे चिल्लाता था, तुझे क्या जरूरत है इन सब चीजों की बनाने की, कौन यहाँ पे खाता है? क्या माँ जो वो पकवान बनाती थी, वो पकवान क्या मुझे पसंद नहीं थे क्या? अरे यार थे, बहुत पसंद थे, एक जमाने में मैं बड़े चाव से खाया करता था। लेकिन आखिरी के समय में ये जो सारी मेरी पसंद की चीजें जो है ना, वो नापसंद थी। वजह क्या थी? वजह शराब थी। यानी शराब की मार ऐसी शारीरिक हो चुकी थी कि बगैर शराब के निवाला यानी हलक के नीचे नहीं आता था, हाथ पैर ऐसे काम नहीं करते थे। ये पूरी मेरी दशा पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। सवेरे उठता था तो मुझे शराब लगती थी, वो हेलुजिनेशन आना नहीं मिला तो पंखा गिर रहा है, घर में कोई तो भी है, ये सब डर, ऐसा डर सताता था और उस वजह से मुझे फिर शराब पीना पड़ता था। तो वोमिटिंग होता था, फिर खून की उल्टियां होती थी, ऐसा लगता था कि अब मैं मरने वाला हूँ। और सामाजिक स्तर से तो बाइकआउट कर दिए थे, कोई भी मुझे पास नहीं बुलाता था। हाँ, और अपना कौटुंबिक परिवार को तो मैं बहुत दूर छोड़ के आ चुका था। तो क्या इस तरह का आदमी जो इस दशा में, इस अवस्था में जो जी रहा है, वो क्या अच्छी जिंदगी जी पाएगा? तो ये सिर्फ मैं कल्पना ही करता था। और इस बार मैंने अपने सारे अस्त्र और शस्त्र त्याग दिया था। खुद के बारे में आखिरी के समय में मैंने पराजित घोषित कर दिया था खुद को ही, कि मैं एक जिंदगी से हारा हुआ इंसान हूं। मैं जिंदगी में कभी खड़ा नहीं हो सकता, ना मैं शराब के ऊपर विजय मिला सकता हूँ, ना शराब से दूर रह सकता हूँ, ना इसे सीमित मात्रा में पी सकता हूँ। बस मैं शराब इस कदर पी रहा था कि मुझे अब शराब के साथ जीना है, शराब के साथ मरना है। खुद ही पागलों की तरह आईने के सामने बात करना, और अपनी बेटी का मुझे वो आईने में प्रतीत होती थी, मेरी बीवी मुझे आईने में प्रतीत होती थी, तो आईने में मैं उनके सामने बात करता था, अपने आप की यानी माफी मांगता था, हाँ रोता था। और ऐसी अवस्था में जो मैंने बोला कि ये आदमी खड़ा हो सकता है क्या, सुधर सकता है क्या, संवर सकता है क्या, इसकी जो दशा है वो एक अच्छी दिशा में अग्रसर हो सकती है क्या? तो जो चीज पॉसिबल नहीं थी, वो चीज अल्कोहलिक एनोनिमस ने पॉसिबल करके दिखाई। जब मैं मीटिंग में आया था तो ये विश्वास मुझे होने लगा था कि मेरी अंधेरी दुनिया में कहीं ना कहीं ये अल्कोहलिक एनोनिमस का मुझे आश्रय मिला। और यहाँ पे पहले दिन मुझे रियलाइज हुआ था, जैसे मैंने शुरुआत में अपनी शेयरिंग में डिस्क्रिप्शन में बताया था कि मैं मीटिंग में आया तो क्या हुआ, कि मुझे पहले दिन प्रतीत हुआ था, अंदर से आवाज आई थी कि उमेश, यहाँ पे तुझा जो आया है ना, तेरा फायदा हो ना हो, तेरा नुकसान कोई होने वाला है ही नहीं। और सिर पाता गया, और आने की वजह से जो मेजर प्रॉब्लम थी शराब, वो शराबियत से मुझे एक एक दिन के आधार पर ये मुझे यहाँ पे दूरी हासिल हुई। और जब शराब रुकी तो मेरी शारीरिक जो अवस्था जो थी, जो शराब ने मेरी शारीरिक दशा जो खराब की थी, उस शारीरिक दशा को एक अच्छी दिशा मिलने लगी। जो थोड़ा समय लगा, क्योंकि हमने इतने साल शराब पी है, तो शराब पीने के वजह से वो एकाएक वो शरीर रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन वो धीरे धीरे
वो जो मेरा शरीर था वो अच्छा होने लगा, खाना जाने लगा, नैसर्गिक नींद आने लगी, आत्मविश्वास लौट आया कि हाँ यार, मैं शराब के बगैर रह सकता हूँ, मैं जी सकता हूँ। और फिर जैसे जैसे शरीर रिकवर हुआ तो काम धंधा जो है व्यवसायिक क्षेत्र में मैंने अपना नाम काफी खराब किया था। मैं कभी भी कंसिस्टेंटली 2 साल के ऊपर किसी भी क्षेत्र में मैं सक्सेसफुली काम नहीं कर पाया था। मैं बताना चाहूंगा, 2010 में मेरा शादी हुआ, 2012 तक एलिजिबल था। 2012 के बाद मेरे रिलेशन जो थे घर वालों के साथ खराब हो गए थे। मेरे परिवार के साथ, मेरी बीवी के साथ मेरी पटती नहीं थी। यानी मैं अपने फैमिलियर क्षेत्र में भी ज्यादा दिन तक मैं अपने संबंध जो है मेंटेन नहीं कर पाया था। और कोई भी जगह लो, गवर्नमेंट जॉब हो, खुद का खोला हुआ व्यवसाय हो, राजस्थान में किया हुआ काम हो, कोई जगह पे 2 साल के ऊपर मैं कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाया था, जिस वजह से मैं पूरी तरह से दिशा से भटक चुका था। मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट्स काफी खराब हो चुका था। बार बार सिर्फ वो सपने बुनना, ख्यालाती पुलाव, यही हो चुका था। और ऊपर से मेरे अंदर जो आत्मविश्वास है, ये झूठा आत्मविश्वास, अब मैं बोलूंगा झूठा आत्मविश्वास, तो वही मेरे अंदर कूट कूट के भरा था। और जिसके वजह से जो इंसान खुद को समझने में गलती करता है, वो अपनी जिंदगी को एक अच्छी दिशा में आगे नहीं बढ़ा सकता। ये मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद पता चला। और यहाँ पे अब मैंने जो ये सब अनमैनेजेबिलिटी किया हूँ, अस्ता व्यस्त था, तो ये मुझे यहाँ पे स्वीकारना बहुत जरूरी था। अगर ये मैं अनमैनेजेबिलिटी स्वीकारता हूँ तो मेरी कितनी भी दशा हुई होंगी ना, वो एक अच्छी दिशा पे चलेगी। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैंने ये माना कि आई एम टोटली पावरलेस इन फ्रंट ऑफ द अल्कोहल, कि मैं शराब के सामने पावरलेस हूं, इसको पीने की मैं क्षमता जो है गवा बैठा। और दूसरी बात, शुरुआत के समय में एक डर लगता था कि अगर मैं शराब पीता हूं तो क्या मैं फिर से दोबारा ए में लौट पाऊंगा, मेरी क्या शराब बंद हो पाएंगी, फिर से क्या वो सोब्राइटी मिल पाएंगी। तो ये डर था कि फिर से वही जिंदगी मुझे जीना पड़ेगा। तो वो जो पावरलेस बताया गया ना, ये पावरलेस मुझे पहले बात ही समझ में आया कि नहीं, अब शराब नहीं पीना है। तो शुरुआत में ऐसी बहुत सारी समस्या आई भी थी, जहां पे ऐसा लगता था कि ये बंधन से खुद को मुक्त किया जाए, शराब पी लेते और सब जो होना है वो हो जाए। लेकिन ऐसा लगता था यार, जो ये जिंदगी तू जी रहा है, अच्छी जिंदगी, क्या दोबारा मिल पाएंगी? और अभी तो तेरे पास कोई ऐसा ठोस कारण नहीं है शराब पीने के। तो यही जो जिंदगी मैं जीता आ रहा था ना, उससे मुझे एक नई आशा मिली थी। और कहीं ना कहीं शराब को ना बोलने की, या ये फेलोशिप में टिकने की बोलो, एक वजह थी। क्योंकि अगर मैं शराब पीऊंगा तो मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे, या फिर अगर शराब पीऊंगा लोगों का कुछ जानने वाला नहीं, जो भी नुकसान होने वाला है वो मेरा खुद का होगा। ये जो जिंदगी मिला है ना, जो भगवान ने दोबारा तुझे अर्श से उठा के अब फर्श पे लाया है, तो अब तुझे उस दिशा में नहीं जाना है। जो भी तेरी दशा हुई है, जो भी तूने कर्मकांड किए हैं, जिन जिन लोगों को तूने हानि पहुंचाई है, जिन जिन लोगों के साथ मेरे संबंध खराब हुए हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे ये प्रॉमिसेस किया था कि ये सब चीजें रिकवर्ड हो जाएंगी। उसके लिए तुम्हें रिगरेस्ट ऑनेस्टी ये प्रोग्राम को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना पड़ेगा। ना कि सिर्फ शराब से दूर रहना है, बल्कि ये प्रोग्राम समझने के लिए
तुझे हमेशा प्रयास जारी रखने। और फिर मित्रों, मैंने एक स्पॉन्सर लिया था, स्पॉन्सर के साथ काम किया, और काम करते समय मुझे वो सब आइडेंटिटीज मिला कि ये सब का जिम्मेदार मैं हूं। मेरे वजह से मैंने बाकी लोगों का जिंदगी खराब किया, और खुद का जिंदगी मेरे वजह से खराब हुआ। उसके लिए ना मेरा बाप जिम्मेदार था, ना मेरी माँ जिम्मेदार थी, ना मेरे भाई जिम्मेदार थे, ना मेरा बीवी जिम्मेदार था, ना मेरा सास ससुर थे। उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार था। तो अब मुझे जो अस्ताव्यस्तता मैंने किया है उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, तभी ये जो डायरेक्शन बोलते हैं ना, राइट डायरेक्शन, ये मुझे मिलेगा। तो मित्रों, मैंने अपने जो पारिवारिक अस्ताव्यस्तता है उसकी तरफ ध्यान देना चालू किया। मैं हमेशा, मुझे सब रिमोट कंट्रोल है ना मेरे हाथ में रहना चाहिए, ऐसा पहले लगता था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है परिवार के प्रति, ये मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने ज्ञात कराया मित्रों। मुझे ऊपर ही नहीं करना है, मुझे टोटली परिवार के साथ बहुत सारा ऑनेस्टी के साथ काम करना है। बोला गया, कई बार बोला गया कि चैरिटी बिगिन एट होम। अच्छी मध्यमुक्तता के लिए परिवार साथ में होना जरूरी है। अच्छी रिकवरी के लिए परिवार का साथ होना चाहिए, क्योंकि परिवार वाले हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। परिवार वाले चाहते थे हमें, हम उनका प्यार नहीं समझ सके। अब मित्रों, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परिवार वालों को मैं समझूं, परिवार वालों को मैं प्यार दूं, परिवार वालों जिन चीजों के हकदार है वो चीजें उनको मुहैया करूं। और ये काम जारी रखा। पत्नी के साथ अनबन होती थी, लेकिन मित्रों वो रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदलता गया। 2 साल में अपने बीबी से, अपने बच्ची से दूर रहा था, लेकिन ये वो प्रोग्राम की एक सुंदरता है। जो प्रोग्राम की ये सुंदरता है, इस सुंदरता की वजह से मेरा परिवार मुझे मिला। और उससे भी अच्छा, जो हमारे अंदर दोनों में एक ऐसा परिवर्तन लाया ये प्रोग्राम में, कि आज वो परिवार एक अच्छा खुशनुमा जिंदगी जी रहा है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बेटी के साथ जो है, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ मैं वो पूरी करता हूँ, बेटी को पढ़ाता हूँ। और दूसरा, व्यवसायिक जो अस्तव्यस्तता थी, कि उस व्यवसायिक अस्तव्यस्तता से कोई अन्य आदमी होता ना, बाहर ही नहीं निकल पाता। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरी जो विद्वत्ता है ना मित्रों, वो वापस मुझे ला दी। वापस हमें सद्बुद्धि दे, बोलते ना भगवान, हमें जरूर, हम प्रोग्राम पे चलते तो हमें सद्बुद्धि जो बोलते, विवेक जो बोलते, वो हासिल होता है, पुनर्प्राप्त होता है। वो मुझे मिला। मैं, मेरे जैसा आदमी जिसके पास 10वीं का एक मार्क लिस्ट नहीं है, वो क्या काम करेगा, कौन सा उसको ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसको जॉब देगा। लेकिन मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो मैं खुद चलाता हूँ वहां पे, तो एक स्टेबल सोर्स मुझे मिला है, जहाँ पे मेरी अच्छी आमदनी होती है, मेरे परिवार की जो छोटी मोटी जरूरतें हैं वो पूरी होती है। मेरे परिवार वालों की जो उम्मीद है वो जिंदा है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से। आज कहीं ना कहीं उन्हें एक आशा है, यहाँ पे हम रहेंगे, हमारा अच्छा होने वाला है, हमारी दशा को एक अच्छा दिशा की तरफ एक डायरेक्शन मिला है। बशर्ते मुझे ये प्रोग्राम अच्छे से लेना है, साथ ही साथ मेरे घर के लोगों को भी ये प्रोग्राम अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। और महत्वपूर्ण बात जो है मित्रों, कि शारीरिक जो चीजें अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद अच्छी तरह से रिकवर्ड हो जाती है, लेकिन जो मेरी अंदर जो डिपेक्ट्स है, जो हलचलें जा रही है, उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। इजी मनी के पीछे मुझे दौड़ना बंद करना पड़ेगा। तो ये चीजें भी मित्रों मैंने बंद कर दी। साथ ही मुझे अन्य जो कुछ शौक थे, जैसे गुटखा वगैरह, तो आज उसको भी एक लंबा अरसा हुआ है मित्रों कि वो भी मैंने वो बंद कर दिया। समय पे खाना, थोड़ा घूमने जाना,
मीटिंग के लिए समय निकाल के जाना, अन्य भाई लोगों के साथ काम करना, ये सब चीजें मैं करता था। महत्वपूर्ण बात, जब मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाता हूँ, फर्श से उठ के अर्श पे जब आया, तो उसमें मित्रों ये अल्कोहलिक एनोनिमस का जो लिटरेचर है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। और लिटरेचर पढ़ते पढ़ते जो हमारे को फाउंडर ने भी बताया था कि हमें जो 3 पेटिनेंट आइडियाज जो है मानवीय प्रवृत्ति, उसके ऊपर हमें बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा कि हम शराब के सामने शक्तिहीन है। दूसरा कि कोई भी मानवीय शक्ति हमें निकाल नहीं सकती। तीसरा कि यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप करने दो तो, और वो है प्रिय ईश्वर। तो ये अगर चीजें मैं मानता हूं तो मेरी जो दिशा है एक अच्छे से आगे बढ़ सकती है। मेरी कितनी भी दशा हुई होंगी, कितनी भी कठिनाई, कितना भी परेशानी हुई होंगी, या कितना भी ऐसा एकदम कठिन समय आए, मैं हिल नहीं सकता, मैं वहां से बाहर निकल सकता हूँ। तो वो समाधान जो बोलते हैं ना, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे मिलता है। मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, बहुत सारा कर्जा था। हमने 1 साल के भीतर में बहुत लोगों का जो पैसा है वो देना चालू कर दिए। मेरा बीबी लौटा, बीबी के साथ सबके साथ रिलेशन अच्छे बने। जब पैसा मैंने लौटाना चालू किया ना, मेरा बीबी हमेशा ऑलवेज कहता है, हमेशा कहता है कि मैंने कई जगह पे गई, कई लोगों को मदद मांगी, हमारे रिश्तेदारों ने कभी मदद नहीं की, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ये मेरा खोटा सिक्का काम आया। तो ये सोच, ये विचार, परिवार का दृष्टिकोण, हमारा जीने का रवैया, हमारा एक के प्रति समर्पण, हमारी व्यवहारिकता, हमारा पारिवारिक बदलाव जो हो सकता है वो अल्कोहलिक एनोनिमस में होता है। तो आज भी मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रिंसिपल अपनी जिंदगी में लाने का कोशिश करता हूँ, और जो मुझे मिला है वो अन्य भाइयों को देने का कोशिश करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब मैसेज कैरिंग करता हूँ ना मित्रों, तो कहीं ना कहीं मुझे वो मेरी जो दशा हुई थी, वो दशा की मुझे याद आती है। और जब वो भाई एक अच्छी दिशा में अग्रसित होता है ना, तो बोलते हैं, हमारे मराठी में एक प्रियम्बल में लिखा है, नवीन जीवनाची आशा स्फूर्ती। तो वो आशा, वो होप, वो स्ट्रेंथ, वो पावर, ये हमें प्रोग्राम देता है। तो आज ये प्रोग्राम में जुड़ के मैं अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ। मैं कई 2 साल के ऊपर स्टेबल नहीं था। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में 4 साल से ज्यादा का समय हो रहा है अभी। मैं स्टेबल जिंदगी जी रहा हूँ, मैं सोबर हूँ, मैं रिकवरिंग प्रोसीजर में हूँ। तकलीफें आती जाती रहेंगी, लेकिन उससे जो समाधान जो है, रिजल्ट जो है, वो है, ये मुझे लगता है। तो मुझे आप लोगों ने मौका दिया मेरे अनुभव ये विषय पे रखने के, तो मेरे जो अनुभव थे मैंने आप सबके सामने रखा और आपने शांति से सुना, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।